हेलो स्टूडेंट, हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आज उसको कराएंगे हमने इससे पहले आपको इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, अक्ष पर कितनी होती है? अक्ष पे होती है ई अक्ष, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 kp अपॉन में आर क्यू। कितनी होती है? 2 kp अपॉन में आर क्यू। ये होती है अक्ष पर। कहाँ होती है? अक्ष पे होती है। अब बात कर लेते हैं निरक्ष पर। निरक्ष में मैंने आपको बताया कि जो छिपी तीव्रता निकाल के, और निरक्ष पे होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोनों ही। निरक्ष पे होती है kp अपॉन में आर क्यू। ये कहाँ होती है? निरक्ष पर। कहाँ होती है? निरक्ष पर। अब क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अक्ष पर एवं निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? ई अक्ष अपॉन में ई निरक्ष। आप ऐसे स्टार डाल के नीचे ई निरक्ष बराबर में 2 kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन में आर क्यूब। ये खत्म, तो क्या आ जाएगा बताओ? 2:1। तो ई अक्ष अनुपात ई निरक्ष बराबर 2:1। क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है, तो ये आप ऐसे स्टार डाल के लिख लें। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो ये आ जाता है 2:1। कितना आता है? 2:1 आता है। ठीक है, तो इसका हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, फिर जल्दी उतारें आप। हाँ, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं इसकी। ठीक है, लास्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, और लास्ट टॉपिक है हमारा एक समान या समरूप कहते हैं इसे, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण ये ज्ञात करना है आपको। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित या समरूप, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या निकालना है हमको? बल एवं बलाघूर्ण निकालना है। कितना बल लगेगा और कितना क्या लगेगा? बलाघूर्ण लगेगा। समझ में आई बात? तो हम ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अकेले आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल क्या होता है। ये थोड़ी सी इसके बारे में सुने आप। अकेले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पर विद्युत बल क्या होता है। मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी आपको, ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आपको याद होगा, याद नहीं बेटा याद करके याद करो। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से मैं बल का मान निकालूं तो बल का मान आ जाएगा एफ वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो क्यू ई वेक्टर। समझ में नहीं बात। एकल आवेश के कारण कितना बल लगता है, और ये कौन सा बल है, विद्युत बल। कौन सा बल है, विद्युत बल। बेटा इसकी दिशा यदि बात करें, यदि धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। यदि धनावेश के कारण लग रहा है तो इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ऋणावेश के कारण जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ऋणावेश के कारण जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। समझ में नहीं बात। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव हुआ, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। कहाँ होगा, विद्युत क्षेत्र होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो यहाँ पर धनावेश का इधर बल लगेगा F1 और ऋणावेश का इधर बल लगेगा F2। समझ में नहीं बात। विद्युत क्षेत्र इधर होगा, प्लस विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं तो इधर होगा। समझ में नहीं बात। क्या कह सकते हैं, ये बाहर की ओर होगा कहीं, तो बाहर की ओर यहाँ F1 लग जाएगा, इसके कारण क्या लग जाएगा, F2। समझ में नहीं बात। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ पहले कि अकेले आवेश के कारण कितना विद्युत बल लगता है, F वेक्टर बराबर में क्यू ई वेक्टर। समझ में नहीं बात। और ये यदि धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। समझ में नहीं बात। यदि धनावेश है लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और यदि ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। समझ में नहीं बात। ठीक है, तो देखो, तो मैं यहाँ पर बल निकालता हूँ और बलागुण आपको निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। बेटा समरूप चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, समांतर रेखाओं से। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे क्लास से। मैं पहले ही बता चुका हूँ समरूप विद्युत क्षेत्र किसे दर्शाते हैं, समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती है, पाया ऋणावेश पे। तो यहाँ धनावेश हुआ बेटा, और यहाँ क्या हुआ, ऋणावेश हुआ। तो ये किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। समझ में बात। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को देखते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र हुआ, समांतर रेखाओं से दर्शाया मैंने। ये विद्युत क्षेत्र हुआ, कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र है, समरूप। तो इसमें मैंने कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव लिया। ये मैंने इसमें विद्युत द्विध्रुव लिया और इसका मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये थीटा कोण पे रखा हुआ। कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पे। तो थोड़ा सा मैं इसको और झुका देता हूँ। एक विद्युत द्विध्रुव लिया मैंने और उसको कहाँ रखा, थीटा कोण। कितने कोण पे रखा, थीटा कोण पे रख देते हैं। तो यहाँ मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। ये विद्युत द्विध्रुव हुआ और इसका नाम दे दिया मैंने ए। क्या नाम दे दिया, इसका बिंदु का नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने बी। समझ में नहीं बात। ए भी इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया है। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो इस पे मान लिया मैंने प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू। इस पे मान लिया मैंने यहाँ बिंदु बी दिया है नाम, यहाँ प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। ठीक है, इसकी दूरी लेते हैं। इसकी दूरी है 2a। कितनी है, 2a। विद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी है, 2a। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जैसे कि मैंने ये आपको रख के बताया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये विद्युत द्विध्रुव है, इसकी दूरी कितनी मानी मैंने, 2a मानी। कितनी मानी, 2a मानी। समझ में नहीं बात। ठीक है, इधर बना लेता हूँ थोड़ा सा डायग्राम को, यहाँ दिखेगा नहीं आपको। इधर बना लेता हूँ डायग्राम। देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ, इधर डेरिवेशन कर लेंगे। डायग्राम को मैं यहाँ बना लेता हूँ।
माइनस क्यू प्लस, यहाँ एक बल कार्य करेगा और यहाँ बल कार्य करेगा। इसकी दूरी लेते हैं 2a, ठीक है। दूरी कितनी है 2a। यहाँ से मैंने इस पे लंब डाला, तो ये कोण क्या होगा समकोण। ये कोण मान लिया मैंने थीटा, क्या मान लिया थीटा, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया, यहाँ से मैंने लंब डाल दिया। अच्छा ये आप पहले डायग्राम बनाओ, पहले आप डायग्राम बनाओ फटाफट। ये यहाँ धनावेश है और यहाँ क्या है ऋणावेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। बल लगेगा ये इस पे बल लगेगा F बराबर में Q, F1 लेते हैं इसको, F1 वेक्टर और Q वेक्टर, इधर बल लगेगा F2 बराबर में QE दिशा। या फिर ऐसी केवल बिना वेक्टर ले लो। जल्दी बनाओ। बनाओ जल्दी बनाओ, फटाफट जल्दी बनाओ। यहाँ बिंदु दे देना, ये ए हुआ, ये बिंदु कौन सा हुआ बी, और ये दे देना पी। हाँ देखो बना लिया होगा डायग्राम। जब डायग्राम आपने बना लिया है तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है कि एक हमको याद करना है एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण, क्या करना है लगने वाला बल एवं बला। तो ध्यान से सुने बिटाओ कि मैंने समरूप चुंबकीय क्षेत्र लिया और समरूप चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया किससे जाता है समांतर रेखाओं से। कैसे समांतर रेखाओं से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है या फिर समरूप विद्युत क्षेत्र है, और समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है समांतर रेखाओं से। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और विद्युत द्विध्रुव है ए बी। कौन सा है ए बी, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। मैंने बताया कि इस पे विद्युत बल कार्य करेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी प्लस क्यू आवेश कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो विद्युत बल की दिशा ये। मान लिया प्लस क्यू आवेश कारण F1 बल कार्य कर रहा है और माइनस क्यू आवेश कारण F2 बल कार्य कर रहा है। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। समझ में आया? ये थीटा कोण पे रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव। तो मैंने क्या किया यहाँ से लंब डाल दिया, बिंदु P पर एक लंब डाल दिया, तो ये बन गया समकोण। अच्छा ये जब 2a है मध्य की दूरी, तो ये कितनी होगी बताओ कर्ण के उस, ये भुजा कैसे निकालेंगे, ये भुजा कैसे निकालेंगे। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है, आपको पता है
साइन थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। और ये देखो समकोण के सामने भुजा कर्ण है, थीटा के सामने भुजा लंब, तो हमको लंब निकालनी है, क्या निकालनी है लंब। तो लंब तो हुई समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण हुई, थीटा के सामने की भुजा लंब हुई, और ये क्या हुई आधार। अपने पास क्या दे रखी है कर्ण ये दे रखी है, कर्ण दे रखी है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इससे, तो निकालेंगे कर्ण दे रखी है तो लंब निकाल सकते हैं। लंब क्या है अपने पास, लंब है बीपी, तो बीपी निकाल सकते हैं। तो बीपी बराबर में क्या आ जाएगा, बीपी बराबर में कर्ण का मान कितना है 2a, तो ये गुणा होगा तो 2a sin थीटा क्या आ जाएगा 2a sin थीटा आ जाएगा। समझ में आई बात, कितना आ जाएगा 2a sin थीटा। तो ये भुजा कितनी हुई 2a, ये भुजा हुई 2a sin थीटा। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात, ठीक है। साइन थीटा लगाया, अपने पास क्या दे रखा है कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, साइन थीटा लगा देंगे, क्या लगा देंगे साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब बात कर लेते हैं आगे, तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्या बात कर लेते हैं कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा लेते हैं कि चित्र अनुसार ए भी एक विद्युत चित्र है जो समरूप चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। तो लिखो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, चित्र अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, चित्र अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। एक विद्युत द्विध्रुव AB, एक समान चित्र अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश हैं, जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश हैं, -q तथा +q आवेश हैं, -q तथा +q आवेश हैं, एवं आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, एवं आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है, अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण कार्यरत बल, बताओ कितना होगा, ये दे रखा है F1, तो F1 हम लिख देंगे F1 बराबर में QE समीकरण नंबर 1 -q आवेश के कारण कार्यरत बल, -q आवेश का कितना होगा F2 बराबर में -QE समीकरण नंबर 2, ठीक है। कुल बल कार्यरत कुल बल, ठीक है। तो F बराबर में F1 प्लस में F2, F1 और F2 मान रखेंगे, F बराबर में QE माइनस में QE, तो क्या आ जाएगा कट के F बराबर में आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, क्या दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो बल कितना आ गया थीटा कोण पे, जो विद्युत द्विध्रुव एक समान चुंबक विद्युत क्षेत्र में था उस पे कारक बल कितना है 0 है, 0 है। समीकरण नंबर 3 तक उतारो, समीकरण नंबर 3 तक उतारो फटाफट जल्दी।
समीकरण नंबर 3 तक उतारो फटाफट जल्दी। हाँ, तो ये आपको यहां पता चल गया, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। जो समीकरण नंबर 3 आपको बता रहा है कि विद्युत द्विध्रुव पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल क्या होता है? शून्य। लेकिन आपको मैंने 11वीं क्लास में चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, दाब वाला, ठीक है, तो मैं वहाँ बताया था कि बलाघूर्ण बताया था। अच्छा, मैंने आपको वहाँ दृढ़पिंड की गति की पढ़ाया था, उसमें बलाघूर्ण पढ़ाया था। बेटा बलाघूर्ण होता क्या है? बलाघूर्ण कब लगता है? जब दो बल किसी वस्तु पर युग्म के रूप में कार्य करते हैं और उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करें। किसे प्रयास करें? घुमाने का प्रयास करें। जब दो बल कैसे युग्म के रूप में कार्य करते हैं, किसे रूप में? युग्म के रूप में कार्य करते हैं, जोड़े के रूप में कार्य करते हैं। मान लिया एक बल ऐसे कार्य कर रहा है नीचे इस पे और एक बल ऊपर कार्य कर रहा है, तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि ये कोई भुजा है, इस पे एक बल ऊपर कार्य कर रहा है, एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, तो ये ऐसे ऊपर घुमाएगा, ये ऐसे नीचे घुमाएगा, तो ये पूरी जो रॉड है, जो रॉड है, ये इस प्रकार से घूमने लग जाएगी। ये F1 है और ये F2, चाहे समान परिमाण में, लेकिन युग्म के, लेकिन परिणामी बल तो क्या है? इन पे शून्य है। लेकिन जब दो बल युग्म के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, तो बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, तो ये दोनों बल इसको ऐसे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसे नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है, ये इसे ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो ये इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार दोबारा सुने, मैंने आपको ये बताया है कि इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल तो क्या है? शून्य। लेकिन मैंने एक बात बताई बेटा, जब दो बल युग्म के रूप में कार्य करते हैं, समझ में नहीं बात, कपल के रूप में कार्य करते हैं, तो वो बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं, मतलब घुमाने का प्रयास करते हैं। ये बल इसे नीचे को धकेलने का प्रयास कर रहा है, ये बल इसे ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है। जब देखा जाए तो ये दोनों बल जब काम कर रहे हैं, तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये इसको क्या कर रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसके समांतर आ जाए? विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए। क्या? विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए। अर्थात ये बलाघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं, उस बलाघूर्ण का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। समझ में नहीं बात? ठीक है, उस बलाघूर्ण क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो अब देखो समीकरण, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है। कुल बल शून्य होता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। एक बल युग्म कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। विद्युत
ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे बलागुण कहते हैं, जिसे बलागुण कहते हैं, बलागुण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बलागुण कहते हैं। अब बलागुण क्या होता है? बलागुण मैंने आपको बताया 11वीं क्लास, याद करो। बलागुण होता है बल इनटू में बलों के, बल किसी भी एक बल का परिमाण और उन दो बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो देखो बलागुण, बलागुण का फॉर्मूला होता है बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बताओ तो बराबर में, तो बराबर में बलागुण किसे कहते हैं? तो से बल, कोई भी बल का परिमाण ले लो, एक बल ले लिया, गुणा में लंबवत दूरी कितनी बताओ? लंबवत दूरी दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी यही होगी, एक बल ऐसे कर रहा है, एक बल उनकी लंबवत दूरी होगी, और ये कितनी है? 2a sin थीटा, क्या कह सकता हूँ मैं? bp इनटू में bp, ठीक है। तो बराबर में f का मान कितना है? qe गुणा में 2, ठीक है, a sin थीटा। q इंटू 2a क्या होता है? क्योंकि p बराबर होता है q डॉट में 2a, तो p आ जाएगा यहाँ। तो बराबर में क्या आ जाएगा? तो बराबर में EP sin थीटा, समझने के बाद क्या आ जाएगा? EP sin थीटा। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। ये आपका क्या आ जाएगा? बला, क्या आ जाएगा? ये बलागुण आ जाएगा। समझ में आई बात? हेलो, हाँ, कहाँ? तो ये आपके पास क्या आ गया है? बलागुण निकल के आ गया है, जो हमको ज्ञात करना है। अब इसको हम सदिश रूप में लिख लेते हैं। तो देखो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में लिखें, देखो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको? देखो बेटा, बलागुण सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, और साइन थीटा, साइन थीटा किसमें आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। किसमें आता है? सदिशों के सदिश गुणनफल में। किसमें आता है? सदिशों के सदिश गुणनफल में। तो इसको मैं सदिश रूप में लिखता हूँ। तो देखो सदिश रूप में, तो सदिश रूप में जब मैं लिखता हूँ, तो देखो सदिश रूप में क्या लिखूंगा? सदिश रूप में लिखूंगा तो वेक्टर बराबर में ई वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है, पी वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर, या पी वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर। समझ में? ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर दिशा देखे पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर। ये मैंने लिख दिया इसको सदिश रूप में। कैसे लिख दिया? सदिश रूप में लिख दिया। अच्छा, बलागुण की दिशा दक्षिणावर्त पेज के नियम से ज्ञात करेंगे। किसे ज्ञात करेंगे? दक्षिणावर्त पेज के नियम से। इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 उतारो फटाफट जल्दी। और यहाँ लिखो, बलागुण की दिशा दक्षिणावर्त पेज के नियम से ज्ञात की जाती है। बलागुण की दिशा दक्षिणावर्ती पेज के नियम से ज्ञात की जाती है। दक्षिणावर्ती पेज के नियम से ज्ञात की जाती है। दक्षिणावर्ती पेज के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। हाँ भाई, अब देख लेते हैं विशेष कंडीशन, देख लेते हैं इसकी। ठीक है, विशेष कंडीशन में क्या होगा? देखो विशेष कंडीशन देख लेते हैं इसकी। आपके पास ये आया है, ये आया है आपके पास
तो बराबर में पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा ये आया है, तो बराबर पीई साइन। जब पीई साइन थीटा आया है तो हम स्पेशल कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। यदि इफ थीटा बराबर 0, कितना हो 0, जब थीटा बराबर 0 होगा तो बराबर पीई साइन 0, साइन 0 मान साइन 0 का कितना होता है 0, तो बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में कंडीशन नंबर सेकंड डालते हैं यहाँ, तो देखो कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90, कितना 90, तो देखो क्या आ जाएगा, टू बराबर में पीई साइन 90, ठीक है, साइन 90 का कितना होता है 1, तो टू बराबर में पीई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है मैक्सिमम होता है, क्या होता है अधिकतम, क्योंकि साइन का मान अधिकतम कितना होता है 1 होता है। और तीसरी कंडीशन में थीटा बराबर कितना हो 180, कितना हो 180। कंडीशन थर्ड देख लेते हैं। कंडीशन थर्ड में थीटा इफ थीटा बराबर में 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टू बराबर में पी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो इस कंडीशन में भी कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीनों कंडीशन की देख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तीनों कंडीशन में लिखी, तीनों कंडीशन आप उतार ले फटाफट। जल्दी उतारे, चैप्टर आप खत्म हो चुका है। इसके बाद हम एग्जाम्पल इसके बाद में कराएंगे। सबसे पहले हम इसके पीछे क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, और पीछे क्वेश्चन आपको हम करा के जाते हैं फटाफट फटाफट। देखो इसके हम क्वेश्चन कराते हैं फटाफट। देखो भैया क्वेश्चन भाई इसके अभी करा देते हैं, 2-3 पीरियड 2-3 में करा देंगे, 2-3 क्लास में। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, हाथों क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखते रहे, ठीक है। और मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। तो हम क्वेश्चन कराते हैं, आप जल्दी देखें भैया। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालें, वस्तुनिष्ठ किताब के पाठ्य पुस्तक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालें, पाठ्य पुस्तक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालें। और क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ कौन से है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से, वस्तुनिष्ठ, कौन से वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं पढ़ रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दो। दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। रखने पर उनके मध्य में 1.4 न्यूटन प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक समान है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। इन दोनों को 3 मीटर की दूरी पर रख दिया। बल कितना कार्य कर रहा है, F बराबर में कितना कार्य कर रहा है 1.6 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आवेश का परिमाण। क्या ज्ञात करना है,
आवेश का मान ज्ञात करना है, आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, तो कूलाम बल लगा देंगे, कूलाम बल से निकालेंगे। बल दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्या होगी, F बराबर कूलाम बल के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लगा देंगे, के क्यू अपॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता है Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश समान है, Q है, दोनों आवेश समान क्या है Q, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, ठीक है। अच्छा, तो मान रख देंगे, हमको क्या निकालना है, तो हमें F बराबर लगा देंगे कि Q1 जो Q, इसकी जगह Q, तो Q का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो बेटा फटाफट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, फटाफट निकाल देंगे किसका मान, Q का। तो Q स्क्वायर बराबर में F R स्क्वायर बटे में K, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट Q बराबर में F R स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, ठीक है, K। सबके मान रख देंगे, सबका मान रखा, देखो R स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से R बाहर आ जाएगा, तो Q बराबर में R, और यहाँ आ जाएगा F बटे में क्या आ जाएगा K। अब यहाँ देखो Q का मान निकालें, Q बराबर में R का मान 3, K इसका मान 1.6, इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ 9 गुणा 10 की घात 9। समझ में आई बात, एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे तो 10 की घात 10 हो जाएगी, 3 बाहर आएगा, 9 से अंडर रूट से बाहर आएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर में क्या आ जाएगा बताओ, Q बराबर में अंडर रूट में 1.6, पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो बढ़ाई, 9 जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, 10 की घात 10 ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो Q बराबर में अंडर रूट में 16 गुणा कितना आ जाएगा, 10 की घात माइनस 10, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, वर्गमूल 4, तो Q बराबर 4 गुणा 10 की घात, इसका आधा कर देंगे, आधा होगी घात 5, ठीक है। आवेश है तो कूलाम, ये प्रत्येक कूलाम आवेश का मान कितना आ जाएगा, प्रत्येक कूलाम आवेश का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस में 4 गुणा 10 की घात माइनस में 5। समझ में आई बात, 4 गुणा 10 की घात माइनस में 5। हाँ, इसको माइक्रो में बदल लेंगे। माइक्रो में बदलने के लिए एक जीरो को गुणा ऊपर कर दो, एक जीरो नीचे कर दो, 6 जीरो कर दो, यहाँ 40 बना दो। Q बराबर में यहाँ 40 कर जीरो बढ़ा दी, यहाँ भी बढ़ा दी, तो 10 की घात माइनस 6 कूलाम, 10 की घात माइनस 6 क्या कहते हैं, माइक्रो, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइक्रो कूलाम। समझ में आई बात, फटाफट उतार रही है इसको जल्दी, और भी क्वेश्चन कराने जल्दी उतारें। जल्दी फटाफट। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर वस्तुनिष्ठ का दूसरा, टाइम नहीं लगा भैया। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो आवेशों के मध्य F बल कार्यरत है, दो आवेशों के मध्य कितना बल कार्यरत है, F बल कार्यरत है, ठीक है। तो देखो दो आवेश हैं, ये दो आवेश है, Q1 है, Q2 है, ठीक है, इनकी दूरी R है, इनके मध्य में बल लग रहा है कितना F, तो इनके मध्य में बल निकालेंगे कितना आ जाएगा K, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इतना बल लग रहा है, समीकरण नंबर 1। अब दूरी कर दी मैंने, दूरी 3 गुनी कर दी, कितनी कर दी, 3 गुनी कर दी, तो दूरी कर दी R बराबर में कितनी कर दी, 3R, R की 3 गुनी कर दी, किसकी, R की 3 गुनी कर दी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दूरी 3 गुनी करने पर, या दूरी को 3 गुना करने पर, तो पहले दूरी कितनी थी भैया, पहले दूरी कितनी थी R, अब कितनी कर देंगे 3R। तो देखो यहाँ रखेंगे तो F बराबर में कोई चेंज नहीं है, Q1 Q2 ऐसे ही आएंगे, यहाँ 3R, R की जगह 3R का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो
अब हम बल निकाल रहे हैं, तो पहले बल एफ लग रहा था, तो अब कुछ अलग लगे तो एफ डैश निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एफ डैश। तो एफ डैश बराबर में ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 1/9 के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? एफ। क्या लिख सकता हूँ? एफ समीकरण नंबर 1 से। तो एफ डैश बराबर में एफ बटे में 9। तो बल कितना आ जाएगा? 1/9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बल? 1/9 गुना हो जाएगा। या एफ बटे 9 आएगा। कितना आएगा? एफ बटे 9। फटाफट जल्दी नोट करो, फटाफट जल्दी इसको नोट करो। अगली क्लास में हम आपको कुछ और क्वेश्चन कराएंगे इसके।